नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर संदीप धुआं शायद संधान 99 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। मित्रों, हम पढ़ रहे थे अविकारी शब्द। अविकारी शब्द के 4 भेद बताए गए थे: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे संबंध बोधक। संबंध बोधक शब्द से ही पता चलता है कि संबंध बोधक का तात्पर्य क्या है। संबंध बोधक यानी कि जो संबंध का बोध करवाता हो। बोध का मतलब क्या होता है? बार बार ये शब्द आता है, ज्ञान या जानकारी। यानी ऐसे शब्द, और शब्द भी कैसे? अविकारी शब्द, जिसमें विकार नहीं आता हो। तो ऐसे शब्द जो अविकारी हों और साथ में संबंध का बोध कराते हों, तो वो शब्द क्या कहलाएंगे? संबंध बोधक। यानी कि 2 चीज़ें इसमें अनिवार्य हैं। एक तो संबंध का ज्ञान करवाएगा और दूसरा अविकारी होना चाहिए, यानी उसमें लिंग वचन कारक की दृष्टि से कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। तो संबंध बोधक अव्यय किसे कहेंगे हम? ऐसे शब्द या ऐसे अविकारी शब्द जो संबंध का बोध कराते हैं। बड़ा सिंपल सा है, तो उसे कहेंगे हम संबंध बोधक अविकारी शब्द। अब एक उदाहरण देखिएगा आप। पेड़ के ऊपर पक्षी बैठा है, ये वाक्य है। इसमें संबंध बोधक शब्द कौन सा है? यानी कि इसकी एक तो विशेषता ये होगी कि ये सदैव संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के बाद आएगा, और संज्ञा और सर्वनाम का संबंध अन्य वाक्य के अन्य शब्दों के साथ स्थापित करता है। ये 2 चीज़ें ध्यान में रखें। जैसे पहले उदाहरण से देखें, ये पेड़ है। पेड़ क्या है? संज्ञा है, ठीक है। के ऊपर ये शब्द जो है, इसको एक बार छोड़ दें। पक्षी बैठा है, पक्षी है, बैठा है, क्रिया है, कर्म है। तो ये पक्षी बैठा है, इसका संबंध पक्षी का और पेड़ का, इन दोनों का संबंध कौन सा शब्द बनाता है? के ऊपर। के ऊपर जो शब्द है, ये पेड़ और पक्षी दोनों का संबंध बताता है। यानी पेड़ पर पक्षी जो है वो कहाँ बैठा है? पेड़ के ऊपर बैठा है। तो ये जो के ऊपर है, ये क्या बताता है? संबंध बताता है, संबंध का बोध करवा रहा है। तो इसको कहेंगे हम संबंध बोधक अव्यय। अब इसमें क्या है? अव्यय क्यों कह रहे हैं हम इसको? अविकारी शब्द पढ़ रहे हैं मित्रों, तो ध्यान रहे, ऊपर जो है इसको क्या लिंग वचन कारक की दृष्टि से बदला जा सकता है? न तो इसमें कोई लिंग होता है, न इसका लिंग परिवर्तित होता है, न वचन परिवर्तित होता है, और न कारक की दृष्टि से ये परिवर्तित होता है। तो ये एक तो अविकारी शब्द है, और दूसरा ये क्या है? संबंध जोड़ने का काम करता है। तो इस वाक्य में पेड़ के ऊपर पक्षी बैठा है, तो इसकी विशेषता हम कैसे निर्धारित करेंगे? जैसे हमने क्रिया विशेषण पढ़ा है, तो क्रिया विशेषण जो है क्रिया की विशेषता बताता है ना। तो मित्रों, ये क्रिया विशेषण है, ये सदैव क्रिया से पहले आता है। पहले आता है और क्रिया की विशेषता बताता है। ये क्रिया विशेषण हुआ। और दूसरा जो है हम पढ़ रहे हैं संबंध बोधक, ये सदैव संज्ञा और सर्वनाम के बाद आता है, और संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से
स्थापित करता है। इसको फिर से समझे। संबंध बोधक क्या है? संबंध बोधक शब्द संज्ञा और सर्वनाम के बाद आता है। वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता नहीं बताता है, बल्कि संज्ञा और सर्वनाम का जो संबंध है वो वाक्य के अन्य शब्दों के साथ स्थापित करता है। और क्रिया विशेषण की विशेषता क्या है? हम तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो क्रिया विशेषण जो है वो क्रिया से पहले आता है और क्रिया की विशेषता बताता है। तो ये संज्ञा सर्वनाम के बाद आता है और संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से स्थापित करता है। उसको हम कहेंगे संबंध बोधक। संबंध बोधक वह अविकारी शब्द होता है जो संज्ञा और सर्वनाम के बाद आता है और संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ता है, स्थापित करता है। उसको हम कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। अव्यय का मतलब अविकारी ही होता है। अब इसको हम, ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, इसको हम देखते हैं थोड़ा विस्तार से पीडीएफ के माध्यम से, जल्दी जल्दी हो जाएगा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय या अविकारी, एक ही बात है, कहते हैं। यानी कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध जो है वो वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, बोध कराते हैं, जानकारी कराते हैं, उनको हम कहते हैं संबंध बोधक अव्यय शब्द। जैसे के, ऊपर, के, आस, ये तो ठीक है, लेकिन उदाहरण के माध्यम से देखें थोड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ से पश्चिम की ओर मंदिर है। अब इसमें देखिएगा मंदिर है, ठीक है, और पश्चिम दो है। यहाँ से पश्चिम दिशा है और मंदिर है। तो इस दिशा का और मंदिर का संबंध कौन सा शब्द जोड़ रहा है? की ओर। तो ये जो की ओर क्या है? संबंध बोधक अव्यय है। अव्यय इसलिए है कि इसको कहीं लिंग वचन कारक की दृष्टि से बदल करके देखो तो आपको पता चलेगा कि नहीं बदला जाता है, तो निश्चित रूप से अव्यय या अविकारी शब्द है। पेड़ के ऊपर बंदर बैठा है। के ऊपर बंदर बैठा, पेड़ और बंदर, इन दोनों का संबंध कौन बता रहा है? क्रिया विशेषण की तरह ये संज्ञा की विशेषता नहीं बता रहा है, न ही ये बंदर की विशेषता बता रहा है, लेकिन पेड़ और बंदर दोनों के संबंध जोड़ने का काम करता है। मैंने आपको बताया था कि ये संज्ञा सर्वनाम के बाद आता है और उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ स्थापित करता है। पश्चिम, पेड़, वंदिता घर के भीतर खड़ी है। तो वंदिता घर क्या है? संज्ञा है, खड़ी है क्रिया है। इनका संबंध किस में बता रहा? वंदिता और घर का संबंध बताया जा रहा है। तो ये के भीतर, ये क्या है? संबंध बोधक अव्यय है। के पीछे घर और तालाब का संबंध कौन सा शब्द बता रहा है? के पीछे। और साथ में ये क्या है? अविकारी है। धन और कार्य, किसी का काम नहीं चलता धन के बिना। इनका संबंध जो है आगे के धन जो शब्द है इसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ कौन सा शब्द स्थापित कर रहा है? के बिना। तो ये क्या हुआ? संबंध बोधक अव्यय हुआ। तन्वी मित्रों के साथ घूमने दिल्ली गई है। यहाँ दिल्ली घूमना और मित्रों के साथ, मित्र, इनका दोनों का संबंध कौन से वाक्य से स्थापित होता है? के साथ। यानी कि ये जो अविकारी शब्द है इससे स्थापित होता है। मेज के ऊपर, मेज और किताबों का संबंध कौन सा शब्द स्थापित कर रहा है? के ऊपर। तो ये जो इस तरह के शब्द हैं इसमें आप साथ साथ में देखिए ये किसी की विशेषता नहीं बता रहे हैं क्रिया विशेषण की तरह, बल्कि संज्ञा शब्द हैं, उनके अन्य शब्दों के साथ संबंध जोड़ने का काम करते हैं। अब इनको हटा दो। जितने जितने यह
हाइलाइट्स किए हुए हैं, इनको हटा देते हैं तो फिर देखें आप क्या संबंध जुड़ पाता है। यहां से पश्चिम, यहाँ से पश्चिम मंदिर है, कोई अर्थ ही नहीं होता, लेकिन ये संबंध बोधक अव्यय शब्द बीच में आते ही हम पूरा वाक्य का अर्थ स्पष्ट होता है। तो यहाँ इस तरह से ये शब्दों को जोड़ने का काम करता है। के ऊपर शब्द यदि हमने हटा दिया, पेड़ बंदर बैठा है, कोई अर्थ ही नहीं है, बंदर बैठा है, कहाँ बैठा है, पेड़ पर बैठा है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा जब ये संबंध बोधक अव्यय हमें बताएगा पेड़ के ऊपर बैठा है। तो इस तरह से ये जितने भी शब्द हैं जो मोटी स्याही में हैं, ये सारे के सारे क्या करते हैं, संबंध जोड़ने का काम करते हैं। तो ये तो इसकी परिभाषा से संबंधित हुआ। अब इसमें देखिएगा मित्रों, वाक्यों में, इन वाक्यों में संबंध बोधक अव्यय है जो संज्ञा सर्वनाम के बीच संबंध बता रहे हैं। जैसे पश्चिम की ओर मंदिर है, हमने अभी पढ़ा है, इसमें पश्चिम और मंदिर के बीच का संबंध कौन बताता है, की ओर कर रहा है, अतः ये संबंध बोधक अव्यय हुआ। तो मोटे तौर से हमें समझना इतना ही है कि ऐसे अव्यय शब्द आएंगे बीच में वाक्य के जो संज्ञा सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों से जोड़ते हैं और वाक्य का पूरा अर्थ स्पष्ट होता है। संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में अंतर, जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं उसमें मिलती जुलती चीज़ें हों, मिलते जुलते विषय हों, तो उसमें अंतर जरूर स्पष्ट कर लेना चाहिए। क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करता है, सिंपल है। क्रिया विशेषण शब्द क्रिया से पहले आता है, ये मैंने आपको बताया था। क्रिया विशेषण किसे कहेंगे हम, जो क्रिया से पहले आता है और क्रिया की विशेषता बताता है। संबंध बोधक शब्द संज्ञा सर्वनाम के बाद आता है, ये नोट कर लेना बेटो। संबंध बोधक शब्द सदैव संज्ञा और सर्वनाम के बाद आता है। संबंध बोधक शब्द संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध प्रकट करता है। ये क्रिया विशेषण और इसमें थोड़ा सा अंतर है, इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। आप उदाहरण से इसको देखें, क्रिया विशेषण क्या है और संबंध बोधक अव्यय क्या है, इसमें देखें आप। तन्वी पहले आई, ठीक है, ये साफ, हाँ, तन्वी पहले आई, पहले क्या है, आई, आना क्या है, क्रिया है ना, और पहले क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो ये तो हुआ क्रिया विशेषण, क्योंकि ठीक क्रिया से पहले आकर के क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो क्रिया विशेषण हुआ। और इसमें भी आई है, और तन्वी वंदिता से पहले आई, ये भी क्रिया है, लेकिन इससे पहले से पहले आया है, यहाँ भी पहले आया, लेकिन अंतर क्या है, ये वाला से पहले तुलना कर रहा है, ये आने की विशेषता नहीं बता रहा है, से पहले आई ये विशेषता नहीं बता रहा है, बल्कि इनकी विशेषता बता रहा है। इनका संबंध तन्वी वंदिता का संबंध आने से जोड़ रहा है, क्रिया से जोड़ रहा है, कौन सा शब्द, से पहले शब्द जोड़ रहा है। तो इसमें अंतर देखो, तन्वी पहले आई सेम है, तन्वी वंदिता से पहले आई, यहाँ क्या बता रहा है, ये इनका संबंध जोड़ने का काम करता है। हमें यहाँ मोटे तौर से देखना है, आई यहाँ भी क्रिया है और यहाँ भी क्रिया है, लेकिन पहले वाले वाक्य में क्या है, क्रिया से ठीक पहले पहले आया है, पहले शब्द आया है, लेकिन ये आकर के इस क्रिया की विशेषता बता रहा है, जबकि ये से पहले आई इसका क्रिया की विशेषता नहीं बता रहा है, बल्कि इनके बारे में बता रहा है। तन्वी वंदिता से पहले आई तुलना करते हुए इसका संबंध अन्य शब्दों के क्रिया के साथ स्थापित करता है। तो ये क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्यय में इस तरह से थोड़ा सा अंतर होता है। प्रथम वाक्य में आई क्रिया की विशेषता
पहले शब्द बता रहा है, ये वाला पहले शब्द बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? आई क्रिया की विशेषता बता रहा है। अर्थात तन्वी कब आई? पहले, तो आने की विशेषता हुई। किंतु दूसरे वाक्य में से पहले आया है, जो संबंध बोधक अव्यय हुआ, क्योंकि ये तन्वी और वंदिता के बीच का जो संबंध का बोध करा रहा है, यानी तन्वी वंदिता से पहले आई जो संबंध का बोध करवा रहा है, न कि आने की विशेषता बता रहा है। इसलिए इसको कहेंगे हम संबंध बोधक अव्यय। अब संबंध बोधक अव्यय जो हैं इनके भेद होते हैं। ये तो अभी तक हम पढ़ रहे थे संबंध बोधक अव्यय की पहचान, उसकी परिभाषा। अब मित्रों ये 3 भेद हैं, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और व्युत्पत्ति के आधार पर। ये पहला जो भेद है ये असल में कोई भेद नहीं होता है अर्थ के आधार पर। ये सिर्फ और सिर्फ थोड़ा स्मरण रखने के लिए, आसानी से याद रह जाए, इसलिए इस भेद माना गया। यद्यपि इसको भेद माना ही नहीं गया, क्योंकि व्याकरण की दृष्टि से ये सिद्ध नहीं होता है। तो इसमें आपको अर्थ के आधार पर अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की, कहीं तो 5 या 7 भेद मिलेंगे, कहीं 10-15 भेद मिल जाएंगे, कहीं 10 मिल जाएंगे, 9 मिल जाएंगे, क्योंकि ये इसके भेद होते ही नहीं अर्थ के आधार पर। हकीकत तो ये है। तो नया कभी प्रश्न आया है इस तरह का कि अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के कितने भेद होते हैं? कभी प्रश्न नहीं यार नया आ सकता है, क्योंकि ये होता ही नहीं है। लेकिन फिर भी सुविधा की दृष्टि से हमें थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। हाँ, याद रखने में बड़ा फ़ायदा रहता है इससे। तो इसको याद स्मरण रखने के लिए इसके थोड़े से भेद किए गए हैं। दूसरा है प्रयोग के आधार पर और व्युत्पत्ति के आधार पर। ये जरूर याद रखिए, इसके प्रश्न भी बनते हैं। संबंध बोधक अव्यय के प्रयोग के आधार पर कितने भेद किए गए हैं और व्युत्पत्ति के आधार पर कितने भेद किए गए, ये थोड़ा पढ़ने लायक है। तो हम पहले देखते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर स्थानवाचक, यानी कि सीधे सीधे हैं ये, फटाफट देख लो इसको। स्थान के आधार पर ऐसे अव्यय शब्द जो संबंध का बोध तो कराते ही, लेकिन साथ साथ में स्थान का बोध करवाते हों। अव्यय स्थान का बोध कराते हो, स्थानवाचक अव्यय कहते हैं। इसमें आगे पीछे, ऊपर नीचे, रूबरू, पास, निकट, यानी कि ये बात ध्यान में रखें, कहीं इसमें उलझ के नहीं रह जाएंगे। स्थान का बोध करा रहा है तो स्थान का बोध करा रहा है, ये तो ठीक है, साइड में रहे, लेकिन संबंध का बोध कराना जरूरी होता है। मेरे घर के सामने बगीचा है, के सामने संबंध बोधक अव्यय, घर और बगीचे का संबंध बता रहा है। लेकिन साथ में के सामने, इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि ये किस तरह का बोध करा रहा है। स्थान के बारे में तो बता रहा है ना, पीछे खड़ा है, स्थान के बारे में बता रहा है। रमेश यहाँ रहता है, रहना और रमेश का संबंध जोड़ रहा है कौन सा शब्द? यहाँ। तो यहाँ क्या हुआ? यहाँ संबंध बोधक हुआ। वह मेरे पीछे खड़ा है, क्रम का बोध करवा रहा है। तो ये पास ही मेरा घर है, स्कूल के पास ही मेरा घर है। तो यहाँ स्कूल और घर के बीच का जो संबंध है वो कौन सा जोड़ रहा है? के पास जोड़ रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो हैं साथ साथ में स्थान का भी बोध करवा रहे हैं, इसलिए इनको स्थानवाचक के अंतर्गत आप याद कर सकते हैं। रहीम मोहन के पीछे खड़ा है, अब रहीम और मोहन का संबंध बता रहा है कि वो उसके पीछे खड़ा है, इनका संबंध बता रहा है। केस यहाँ सामने, पीछे, यहाँ पास, संबंध बोधक अव्यय है। संबंध बोधक अव्यय, इस पे हमारा ध्यान पहले जाना चाहिए कि ये जो शब्द है ये संबंध का बोध करवा रहा है कि नहीं, कोई क्रिया विशेषण है या संबंध का बोध करवा रहा है, इस पे ध्यान हमारा पहले जाना चाहिए। उसके बाद फिर थोड़ा सा हमें ये याद रह जाए कि ये स्थान का बोध करवा रहा है साथ साथ। तो ये है, जिस प्रकार स्थान का बोध करवाते हैं वैसे ही कुछ शब्द ऐसे हैं जो काल का बोध करवाते हैं। समय, काल का मतलब होता है समय। वह छुट्टी होने के बाद घर गया, के बाद घर गया। वह है छुट्टी होने के बाद घर गया, तो वह है और घर दोनों का संबंध कौन सा शब्द बता रहा है? के बाद। लेकिन साथ में किसका बोध करवा रहा है? समय का बोध करवा रहा है। जनवरी के पश्चात फरवरी का महीना आता है, जनवरी और फरवरी के संबंध का बोध के पश्चात ये वाला शब्द करवा रहा है। लेकिन साथ में हम इसको दूसरे तौर से देखें तो हमें क्या दिखेगा कि समय का बोध करवा रहा है। पूरे वाक्य के आधार पर हम देख सकते हैं कि किसका बोध करवा रहा है। बुधवार से पहले मंगलवार समय का बोध करवा रहा है। बुधवार और मंगलवार का संबंध स्थापित कौन कर रहा है? से पहले। रेलगाड़ी समय से पहले
आ गई, समय का बोध करवा। वर्षा बंद होने के बाद समय का बोध कर, वह घर आ गया। कब आया? के बाद। राम के बाद कोई अवतार नहीं हुआ, यानी कि अवतार और राम का संबंध कौन बता रहा है? के बाद। तो ये जो शब्द हैं ये संबंध बोधक हैं। पहला हमारा ध्यान इस पे होना चाहिए, और उसके बाद दूसरा हम देखें तो ये किस तरह का संबंध बोधक है, किस तरह का, क्या अर्थ दे रहा है, समय का दे रहा है, स्थान का दे रहा है, काल का दे रहा है, किस तरह का, ये तो उसके बाद हमें देखना है। अब नेक्स्ट देखें मित्रों, ये यद्यपि छोटे छोटे हैं और याद रखने के लिए ही इनको सम्मिलित किया गया है। दिशा बोधक, ऐसे अब संबंध बोधक अव्यय जिनसे दिशाओं के बारे में जानकारी होती हो, अव्यय बोधक हों, ये संबंध बोधक अव्यय हों, लेकिन साथ में दिशा की भी जानकारी होती हो तो उनको दिशावाचक भी कहता है। ऐसे संबंध बोधक अव्यय जिनसे दिशाओं के बारे में जानकारी मिलती है दिशा बोधक संबंधवाचक अव्यय कहलाते हैं। निकट, पास, दूर, ये सब होता है। उसका घर मंदिर के सामने है, के सामने, ये क्या है? के सामने संबंध बोधक है। मंदिर क्या है? संज्ञा है, संज्ञा के बाद आया है, लेकिन घर और मंदिर इन बाकी के साथ संबंध स्थापित करता है। के पार, के उस पार, नदी और आश्रम का संबंध बता रहा है, लेकिन संबंध बताने के साथ साथ ही क्या बता रहा है? उस पार दिशा के बारे में बता रहा है। कार्य के प्रति ईमानदार होना चाहिए। ईमानदार होना चाहिए किसके प्रति? कार्य के प्रति। यहाँ भी दिशा का बोध होता है, क्योंकि हमारे कार्य की, हमारे जीवन की दिशा होती है। हम सबसे ज़्यादा किस दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं? हम प्रश्न ये सब किया करते हैं कि आप का सबसे ज़्यादा रुझान किस दिशा में है, तो हम बताएंगे हमारा अमुक कार्य के प्रति सबसे ज़्यादा रुझान है, यानी इस दिशा में। और ये प्रश्न हम पूछा ही करते हैं कि आजकल गलत दिशा में चल रहा है, यानी कि कोई गलत कार्यों के प्रति प्रेरित हो रहा है। तो दिशा यहाँ ईमा किस कार्य के प्रति ईमानदार, ईमानदार और कार्य, इनका जो है ये संबंध स्थापित कर। उसका गांव दाहिनी तरफ है, दाहिनी की तरफ, सामने की तरफ देखकर दिशा का बोध हो रहा है। की ओर मत जाना, यहाँ भी दिशा के बारे में बता रहा है। तो ये हुआ दिशा बोधक। विरोध सूचक, ऐसे अव्यय शब्द जिससे विरोध का बोध होता हो। जिस संबंधवाचक अव्यय से प्रतिकूलता या विरोध का बोध होता है उसे विरोध सूचक संबंधवाचक अव्यय कहते हैं। इसमें विपरीत, उल्टे, विरुद्ध आदि शब्द आते हैं। और पेंगुइन एक पक्षी होता है। पेंगुइन गर्मी के प्रतिकूल होते हैं। किसका गर्मी के विरोध यानी कि विपरीत बता रहा है कि ये गर्मी के प्रतिकूल होते हैं। और प्रतिकूल शब्द जो है ये अव्यय बोधक है, इसको बदल नहीं सकते आप, लेकिन साथ में ये क्या है कि प्रतिकूल, यानी कि ये बता रहा है, संबंध बता रहा है, पेंगुइन और गर्मी का संबंध बता रहा है। साथ में ही हम देखें कि ये संबंध बोधक तो है, संबंध तो बता रहा है, पेंगुइन और गर्मी का संबंध जोड़ रहा है, लेकिन साथ में ही किस तरह का है? विरोध का प्रतिसूचक है, विरोध बता रहा है। मेरे खिलाफ कोई चर्चा नहीं करेगा, मेरे और चर्चा, मेरे खिलाफ संबंध जोड़ रहा है, लेकिन खिलाफ का मतलब विरोध सूचक है। सत्ता के विरुद्ध मत बोलो, मत बोलना और सत्ता का संबंध कौन सा शब्द जोड़ रहा है? के विरुद्ध। इनको हटा के देखेंगे आप तो पता चलेगा कि ये हटाते ही वाक्य छिन्न भिन्न हो जाता है। इसी ने वाक्य को जोड़ रखा है, मैं नियम विरुद्ध कार्य नहीं करता। तो यहाँ क्या कह रहा है? एक कार्य और दूसरा जो बता रहा है जिसका संबंध जोड़ रहा है वो उसका विरोध बता रहा है। विरोध का बोध होता है प्रत्येक वाक्य में। अभी हालात हमारे विपरीत हैं, हमारे और हालात विपरीत हैं, विरोध का बोध करा रहा है। तो बेटो ये है, यद्यपि इसको इस तरह से याद करने की ज़रूरत नहीं है कि इसके क्रम से आपने भेद याद किए, इस तरह नहीं, लेकिन वे सिर्फ समझने के लिए आप इसको देख सकते हैं। साधन बोधक, साधन का मतलब होता है मोटे तौर से माध्यम। हम कोई भी कार्य करते हैं किसके माध्यम से कर रहे हैं?
वही क्या कहलाता है, साधन कहलाता है। ऐसे अव्यय जिससे किसी साधन का बोध होता है उन्हें साधन बोधक अव्यय कहते हैं। इसके द्वारा जरिए, सहारे, बल, माध्यम, मार्फत आदि अव्यय शब्द हम काम में लेते हैं। तो इसमें देखेंगे कि पिताजी के आने की सूचना जो है बहिन द्वारा मिली। बहिन और पिताजी के आने की सूचना, संबंध कौन जोड़ रहा है? द्वारा शब्द जोड़ रहा है। द्वारा यानी कि माध्यम से मिली, तो इसको हम कहेंगे साधन बोधक। रेल के माध्यम से घर पहुंचा, रेल और घर पहुंचने का संबंध बता रहा है माध्यम। सीढ़ी के सहारे छत पर चढ़ा जा सकता है, ये जो शब्द है यही इन दोनों को जोड़ रहा है। सीढ़ी के छत पर चढ़ा जा सकता है, अलग अलग करके देख लो, कोई अर्थ नहीं आएगा। ये दोनों को जोड़ता है और जोड़ने के बाद यानी संज्ञा और सर्वनाम का संबंध ये अन्य शब्दों से जोड़ता है और अर्थ को स्पष्ट करता है कि द्वारा, माध्यम, जरिए, मार्फत, उसके जरिए यह कार्य होगा। तो इनका काम क्या है? यद्यपि ये संबंध बोधक हैं लेकिन साथ साथ में ये साधन का बोध भी कराते हैं। समता सूचक, जिन शब्दों से समता का मतलब होता है समानता, समानता का बोध होता है, उसे समता सूचक संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। इसमें तरह, समान, भांति, मुताबिक, जैसा आदि अव्यय शब्द काम में लिए जाते हैं। इसमें देखो, वह वैसा है जैसा उसे होना चाहिए। जैसा, वह वैसा है जैसा उसे होना चाहिए, दोनों शब्दों का संबंध जोड़ रहा है लेकिन साथ में समानता भी बता रहा है कि वो जैसा है, जैसा उसे होना चाहिए था वैसा ही है, यानी कि कोई अंतर नहीं है, कोई विरोध प्रतिकूलता नहीं है। देवेंद्र सदैव ऐसा ही कार्य करता है, यानी कि कोई विरोध नहीं बताया जा रहा है, समानता बता रहा है कि सदैव प्रतिदिन ऐसा ही कार्य करता है, या समानता का बोध हो रहा है। तो मित्रों ये समता सूचक हुआ। पीला रंग हल्दी के सदृश होता है, समानता बता रहा है। पीला रंग और हल्दी में समानता बताई जा रही है। पीला रंग हल्दी के सदृश होता है। वंदिता की तरह तन्वी भी सुंदर है, दोनों में समानता बताई जा रही है। लेकिन साथ में इस चीज़ को याद जरूर रखना कि तरह है कि सदृश, ये शब्द काम क्या कर रहे हैं वाक्य में? जोड़ने का काम कर रहे हैं। मुताबिक, मेरे मुताबिक, तो मेरे मुताबिक लिखो, मेरे अनुसार लिखो, विरोध नहीं प्रकट हो रहा है। लेकिन मुताबिक शब्द क्या है? लिखना, और मेरे क्रिया और कर्ता में क्या करता है? ये संबंध जोड़ता है। मेरे क्या सर्वनाम है और लिखो क्या है? क्रिया है। इन दोनों में संबंध जोड़ने का काम कौन करता है? मुताबिक। और मुताबिक शब्द कोई विरोध या स्थान का सूचक तो है नहीं, समानता को दर्शाता है। सहचर सूचक, सहचर का मतलब होता है साथ में चलने वाला, सहचर उसको बोलते हैं। तो ऐसे अव्यय शब्द जो किसी के साथ को दर्शाते हैं, साथ, और किसी का साथ दर्शाने के लिए, संग साथ दर्शाने के लिए हम कौन से शब्दों को काम में लेते हैं? संग साथ, समेत, पूर्वक, अधीन, वश आदि अव्यय शब्दों को हम काम में लेते हैं। जैसे वह अपने पति के साथ घूमने चली गई, ठीक है। तो इसमें मित्रों ये जो के साथ घूमने चली गई, यहाँ क्रिया, ये जो अपने पति का संबंध के साथ, वह अपने पति के घूमने चली गई। तो ये जो के साथ शब्द है ये अन्य शब्दों को जोड़ करके संबंध स्थापित करता है। मित्रों के संग, सहित, साथ, साथ, समेत, ये जितने भी शब्द हैं, ये संज्ञा सर्वनाम जो भी इसमें आए हैं उनका संबंध, जैसे बच्चों के ये क्या है? संज्ञा है। और समेत उसके बाद आकर के विशेषता नहीं बता रहा है, बल्कि फिल्म देखने का संबंध बच्चों से जोड़ करके बता रहा है। लेकिन साथ में इन शब्दों को हम देखेंगे तो ये क्या बता रहे हैं कि साथ का बोध करवा रहे हैं। सहचर, संग यानी साथ होने का बोध करवा रहे हैं। सहित, साथ, साथ एक दूसरे को साथ होने का या जानकारी दे रहे हैं। तो इनको कहेंगे हम सहचर सूचक संबंध बोधक अव्यय। विषयवाचक, विषयवाचक का मतलब क्या होता है?
कोई भी हम बात करते हैं तो उसमें मूल में क्या है, हमारी वार्ता किस पे टिकी हुई है, उसको हम विषय कहेंगे। कुछ भी हम कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं किस चीज़ से प्रेरित होकर, हमारा जो लक्ष्य होता है वही हमारा क्या होता है, विषय होता है। तो जिन अव्यय शब्दों से विषय की जानकारी होती हो, विषयवाचक संबंधबोधक अव्यय कहलाते हैं। इसमें बाबत, बनिस्पत, विषय आदि के बारे में अव्यय शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे मुझे कहानी लिखना पसंद है, यहाँ मुझे सर्वनाम है और लिखना क्रिया है, लिखना पसंद है, क्या विषय, क्या कहानी। तो कहानी जो है ये दोनों का संबंध जोड़ती है, यानी कि मुझे का संबंध जो है वो अन्य लिखना क्रिया के साथ जोड़ता है। कौन सा शब्द जोड़ता है, कहानी शब्द जोड़ता है। कहानी होता क्या है, विषय, क्या करना पसंद है, उसके मूल में क्या है, कहानी। अवकाश प्राप्ति बाबत, हम कोई भी प्रार्थना पत्र लिखते हैं, हमें अवकाश चाहिए, तो ये जो प्राप्ति बाबत जो भी लिख रहे हैं हम, वो उसके मूल में विषय क्या है, अवकाश चाहिए। मूल विषय क्या, अवकाश प्राप्ति चाहिए, हमें अवकाश चाहिए। तो आगे हम क्या लगा देते हैं, बाबत। तो ये जो बाबत शब्द है ये इनका संबंध जोड़ता है। अब मेरा पसंदीदा विषय हिंदी है, तो विषय ये तो सीधा सा विषय सूचक हो गया। नेहरू के बारे में ये है, बहुत कुछ कहा गया है। किसके विषय में कहा गया है, नेहरू के बारे में या नेहरू के विषय में बहुत कुछ कहा गया। तो के बारे में ये संबंध जोड़ता है। मोहन की बाबत बात करने आया हूँ, किसके विषय में बात करने आया है, मोहन के विषय में। यानी हम मोहन ऐसे भी कह सकते हैं, मोहन के विषय में बात करने आया हूँ या मोहन की बाबत बात करने आया हूँ, एक ही अर्थ होता है इनका। तो ये हो गए विषय सूचक संबंध बोधक अव्यय। संग्रहवाचक, इसमें मित्रों थोड़ा सा ध्यान दें। संग्रहवाचक और सीमावाचक बहुत कम अंतर है दोनों में। जैसे ये वाले शब्द हैं समेत, संग्रह का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो यहाँ समेत, शिक्षक समेत सभी खुशी से झूम उठे, समूह का बोध करा दो, इनको छोड़ दो आप। एक तो ये तक आकर ये सीमा का बोध कराता है। और प्रिया समेत तन्वी भी दोषी है, यानी दोनों के समूह का बोध कराता है, साथ में संबंध भी जोड़ता है। और शकुल तक ये भी छोड़ दो। और वर्ष पर्यंत, ये जो दो हैं ये सीमा का बोध करवाते हैं। रामदेवरा वर्ष पर्यंत यात्री आते रहते हैं। वर्ष पर्यंत यानी पूरे दिनों के समूह का बोध करवाता है। तो ये वर्ष पर्यंत रामदेवरा और यात्री आते रहते हैं। रामदेवरा का संबंध किससे जोड़ रहा है, यात्रियों के आने से जोड़ रहा है। कौन सा शब्द जोड़ रहा है, वर्ष पर्यंत शब्द जोड़ रहा है, जोड़ने का काम करता है, इसलिए संबंध बोधक हुआ। और साथ में ही वर्ष पर्यंत शब्द यदि हमारे सामने रखा जाए तो किस तरह का, मैं कहूँ कि स्थान का बोध है क्या, स्थान का बोध करवाता है, स्थान का तो नहीं करवाता, नए समय का करवाता है। वर्ष पर्यंत यानी कि 365 दिनों के समूह का बोध करवाता है, तो इसको कहेंगे हम संग्रहवाचक। सीमावाचक, ऐसे शब्द जिसे सीमा का बोध होता हो, किसी भी चीज़ की सीमा का बोध होता हो। हमारे पास पर्याप्त पानी नहीं, यानी हमने सीमा बता दी है कि हमारे पास पानी की लिमिट है, सीमा है, उससे ज़्यादा यानी हमारे पास बहुत ज़्यादा पानी नहीं है, लिमिट है, यानी हमने सीमा बता दी पानी की। और साथ में ये जो पर्याप्त शब्द है ये क्या बता रहा है, पानी और नहीं होने का संबंध बता रहा है। अरावली का विस्तार दिल्ली तक है, दिल्ली और अरावली का संबंध बता रहा है, तक शब्द बता रहा है, लेकिन साथ में अरावली की सीमा का भी बोध करवाता है। सुबह तक वापस आ जाना समय का बोध करवाता है। वापस आना क्रिया और सुबह का संबंध जोड़ दिया है। कौन से शब्द ने, तक ने जोड़ दिया, लेकिन साथ में ये सीमा का भी बोध करवा रहे। मेरे पास मात्र 100 रुपये है, यानी कि रुपए की लिमिट बता दी, सीमा बता दी है, लेकिन साथ में मात्र शब्द लगा करके रुपए और मेरे पास का संबंध भी जोड़ दिया है। तो ये हुआ संबंध बोधक सीमावाचक संबंध बोधक अव्यय हुआ। हेतुवाचक,
ऐसे शब्द जो वाक्य में दो विकल्पों को दर्शाते हैं। विकल्प का मतलब होता है, आप अंग्रेजी में समझें तो ऑप्शन। आपके सामने दो रास्ते हैं। विकल्प शब्द भी बार बार आता है, आप जानते हैं विकल्प से अभिप्राय क्या है। आपके सामने दो चीज़ें रख दी जाएँ, आपको दो ऑप्शन रखती हैं, आपको घूमने जाना है, आपको दिल्ली जाना है कि जयपुर जाना है, आप चयन करें। तो मैंने आपके सामने क्या कर दिया, दो विकल्प रख दिए, एक दिल्ली का और एक जयपुर का। उसमें से आप एक चयन करेंगे। जहाँ कई सारी चीज़ें दे करके उसमें से एक का चयन करना हो तो वो उसे हम कहेंगे विकल्पों में से या विकल्प का चयन करना। तो ये आप आम अथवा केला ले सकते हैं। पहले इसको देखें। ऐसे शब्द जो वाक्य में दो विकल्पों को दर्शाते हैं हेतुवाचक संबंधबोधक अव्यय कहलाते हैं। इसमें रहित अथवा अतिरिक्त शिवा आदि अव्यय शब्द प्रयुक्त होते हैं, वही संबंधबोधक कहलाते हैं। अब इसमें देखिएगा, आम और केला, इन दोनों के बीच का संबंध कौन बता रहा है? आप, आम या केला, अथवा बता रहा है। अथवा संबंध जोड़ने का काम तो आप केला ले सकते हैं। किसको कहा है हमने, कौन ले सकता है? इसको हटा देने के बाद आप, आम, कोई अर्थ नहीं निकलता। लेकिन ये शब्द अव्ययबोधक है और साथ बीच में आकर के इनका पूरा अर्थ स्पष्ट कर देता है। आम संज्ञा है, इसके बाद आया है केला से संबंध, केले और बाकी बचे हुए शेष शब्दों के साथ आम का और आपका संबंध स्थापित कर देता है। लेकिन साथ में इसकी प्रकृति कैसी है तो आप कहेंगे विकल्प सूचक है, यानी कि ऑप्शन दे रहा है ये हमें, तुम इसके सिवा कुछ मत करो। यानी कि आपके सामने ये शिवाय ये भी क्या है, विकल्प सूचक है। आपके सामने बहुत सारे काम हैं, लेकिन मैं कहूँ कि आप यही करो, आप बाकी को छोड़ दो, यानी कि इसके सिवा कुछ नहीं करना आपको। मेरे अतिरिक्त वहाँ कोई नहीं था। अतिरिक्त ये भी विकल्प का बोध करवाता है। वह बाल रहित है। रहित शब्द भी क्या है, विकल्प का बोध करवाता है। आगे वाला है कारणवाचक, जिससे कारण का बोध होता हो। जिन संबंधबोधक अव्ययों से किसी कारण का बोध होता है उसे कारणवाचक संबंधबोधक अव्यय कहते हैं। इसमें हेतु, खातिर, वास्ते, निमित्त आदि अव्यय शब्द प्रयुक्त होते हैं। मीरा राधा के कारण चली गई। हेतु कारण को ही कहते हैं, खातिर, वास्ते, यहाँ क्या है, कारण, के कारण। मीरा राधा के कारण चली गई। मीरा और राधा के जाने का संबंध कौन सा शब्द बता रहा है, के कारण। किसके कारण, राधा के कारण। संबंध जोड़ रहा है, लेकिन साथ में इसकी प्रकृति कैसी है, कारण बताने वाली, कारणबोधक या हेतुबोधक। खातिर, वह मेरी खातिर चुप रहा। वह चुप रहा, किस कारण चुप रहा, मेरी खातिर चुप रहा। तो ये शब्द क्या बता रहा है, दोनों का संबंध जोड़ते हुए कारण बता रहा है। रावण का पूरा साम्राज्य उसके अहंकार के कारण समाप्त हो गया। रावण का साम्राज्य और उसके समाप्त होने का कारण क्या बता रहा है, अहंकार के कारण। तो ये संबंध भी जोड़ने का काम करता है और कारणबोधक भी है। अब मित्रों, ये जो जितने भी आपको बताए हैं, इसमें आप ये भी देखें, साथ में सबसे महत्वपूर्ण ये है, इसमें कहीं भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आपको बताए हैं भेद, ये भेद कभी नहीं पूछे जाएंगे। एक तो आपको बता दूं परीक्षा में कि अर्थ के आधार पर संबंधबोधक के कितने भेद होते हैं, ये कभी प्रश्न नहीं आया है और नहीं आएगा। तो ये देखें, यद्यपि अर्थ के आधार पर संबंध सूचकों का वर्गीकरण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें व्याकरण संबंधी नियम सिद्ध नहीं है। ये केवल श्रवण में सहायता हेतु हैं, यानी कि आपको थोड़ा सा याद रखने में आसानी हो जाए, इसलिए इनका वर्गीकरण किया गया। यद्यपि ये कोई अर्थ के आधार पर कोई वर्गीकरण होता नहीं है इनका, इसलिए ये जितना भी बताया है आपको थोड़ा सा याद करने में, समझने में थोड़ी सुविधा रहे, इसलिए ये सब बताया गया। ये अलग अलग प्रकार से मिलेंगे सबको, तो थोड़ा सा समझ बढ़े इसमें, इसलिए ये इनको इतनी देर हमने पढ़ा है। बाकी याद करने के लिए अलग से बिंदु याद करना, वो एक यादाश्त में सहायता के लिए ज़रूर कर लेना। बाकी इस लिहाज से नहीं करने की आवश्यकता कि वो उनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा कि दिशा बोधक है, और है, और कभी नहीं आएगा। ये वाला ज़रूर मित्रों।
प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के भेद ये पढ़ने लायक है, याद भी रखना है हम। सह विभक्ति, निर्विभक्ति, उभय विभक्ति। अब हमेशा जब भी आप पढ़ते हैं तो जो भी शब्द सामने आता है उसका भावार्थ हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए, आधी समस्या हल हो जाती है। तो सबसे पहले तो आप देखें कि ये शब्द क्या है, शय और विभक्ति। शय, इसमें क्या लगा हुआ है, उपसर्ग लगा हुआ है। तो शय का मतलब क्या होता है, सहित, और विभक्ति। ऐसे अव्यय शब्द जो विभक्ति सहित हैं। अब विभक्ति से आप भूल गए होंगे शायद, यदि याद है तो देखें आप विभक्ति क्या होगी। जैसे कर्ता ने, ठीक है, राम ने, सॉरी ये रामे नहीं है, राम ने, ऐसे राम को। ये आगे ने और को, ये जो हैं ये क्या हैं, कारक विभक्ति हैं। इनको बोलते हैं कारक विभक्ति। तो यहाँ जो हम पढ़ेंगे संबंध बोधक अव्यय, उसमें हमें इस तरह से देखना है कि प्रयोग जब हम करते हैं इन शब्दों का तो विभक्ति के साथ करते हैं कि बिना विभक्ति के साथ करते हैं, बिना विभक्ति के करते हैं। तो इसमें विभक्ति ध्यान रखना, राम ने, राम को, कर्ता ने, कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, ये के लिए, द्वारा, ऊपर, ये सब क्या हैं, ये विभक्तियां हैं। ये विभक्ति के बारे में पहले बताया जा चुका है, फिर भी सामान्य तौर से इसको देख लें। विभक्ति क्या है, यानी कि ये क्या कहता है कि सैवी विभक्ति, यानी कि विभक्ति से युक्त संबंध बोधक अव्यय, ऐसे अव्यय शब्द जिनके साथ विभक्ति लगी हुई हो। जो शब्द विभक्ति के साथ संज्ञा और सर्वनाम के बाद आते हैं उन्हें क्षय विभक्ति संबंध बोधक कहते हैं। इन्हें संबंध बोधक अव्यय भी कहते हैं। अब इसमें देखें आप, गुरु के बिना, के साथ में क्या है, विभक्ति आई है ना। के साथ कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, के द्वारा। तो यहाँ तन्वी अपने मित्रों के साथ दिल्ली गई। मित्रों क्या है, कर्म है। तो यहाँ ये वाली जो है विभक्ति, ये यानी यहाँ जो संबंध बोधक शब्द आ रहे हैं उनके साथ विशेषता क्या है, विभक्तियाँ आ रही हैं। के सामने ये संबंध जोड़ रहे हैं, स्कूल और भोजनालय का संबंध जोड़ रहा है। संबंध बोधक शब्द तो है लेकिन किस प्रकार का है, विभक्ति वाला है, साथ में विभक्ति है। से पहले विभक्ति है, से पहले, इसमें भी सब में ये क्या हैं, विभक्तियां लगी हुई हैं। यानी संबंध बोधक शब्द तो हैं लेकिन साथ में विभक्ति है। इसलिए इनको हम प्रयोग के आधार पर देखते हैं तो हम कहेंगे सह विभक्ति, यानी विभक्ति से युक्त। अब ठीक इसके विपरीत दूसरा भेद प्रयोग के आधार पर होगा, निर्विभक्ति, यानी विभक्ति से रहित। तो इनमें वो क्या है, ये विभक्तियां नहीं आएंगी, से, के, द्वारा, ये सब नहीं आएंगे। तो दूसरा भेद जो है वो देखें आप, बिना विभक्ति वाला। ये याद रखना है, प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं। विभक्ति वाला, बिना विभक्ति वाला और उभय विभक्ति, यानी कि उभय जिसमें विभक्ति होती भी है और नहीं भी होती है। 3 भेद होते हैं इसके। तो पहले वाला हमने देखा है, इसके बाद दूसरा भेद इसका देखें, निर्विभक्ति, यानी कि जिसमें विभक्ति नहीं होती है। ऐसे संबंध बोधक अव्यय जिनमें विभक्ति होती ही नहीं है। अब इसमें देखें, जो शब्द विभक्ति के बिना संज्ञा के बाद आते हैं, एक तो विभक्ति के साथ है के, से, द्वारा लग करके, उन्हें निर्विभक्ति कहते हैं। निर्विभक्ति यदि इसका संधि विच्छेद होता है, निर प्लस विभक्ति, निर का मतलब होता है रहित, ठीक है, वह दिन भर घूमता रहता है। भर के साथ कोई विभक्ति नहीं आई है, पर्यंत के साथ कोई विभक्ति नहीं आई है।
समेत के साथ कोई विभक्ति नहीं आई है, सुबह के साथ कोई विभक्ति नहीं आई है। जबकि ये जो चारों शब्द हैं ये संबंध बोधक हैं, संबंध जोड़ने का काम करते हैं, अव्यय हैं। इनमें लिंग वचन कारक की दृष्टि से कोई परिवर्तन भी नहीं आता है। वह दिन घूमता रहता है, वह है दिन भर घूमता रहता है, तो वह है इसका जो संबंध है वो अन्य शब्दों के साथ कौन सा शब्द स्थापित कर रहा है? भर, दिन भर। जीवन पर्यंत, वह है जीवन, वज ये गलत लिखा, वह है ये जीवन पर्यंत दूसरों की सेवा करता रहा, तो उस यहाँ जीवन पर्यंत यानी संबंध ये वाला जोड़ रहा है, पर्यंत शब्द संबंध जोड़ रहा है अन्य वाक्य के शब्दों के साथ। वह परिवार समेत दिल्ली गया, दिल्ली जाना परिवार के साथ, वह का संबंध कौन जोड़ रहा है? समेत जोड़ रहा है। तो इसमें हमें अंतर क्या मिला? पहले वाला जो पढ़ा है प्रयोग के आधार पर श विभक्ति जिनके साथ विभक्तियां लगी हुई थी ने के स्व द्वारा, और ये जो हैं ये संबंध भी जोड़ रहे हैं, संबंध बोधक अव्यय हैं, लेकिन इनके साथ विभक्तियां नहीं हैं, इसलिए हम इनको कहेंगे निर्विभक्ति संबंध बोधक। ठीक है। अब तीसरा है उभय विभक्ति, यानी जिसमें विभक्तियां होती भी हैं और नहीं भी होती। आप देखें, आप यदि हम चाहें तो उसके साथ विभक्ति लगा सकते हैं, उभय विभक्ति का मतलब, और यदि हम चाहें तो बिना विभक्ति के काम चल जाता है, उनको बोलते हैं उभय विभक्ति। तो इसमें देखिएगा जिन शब्दों के प्रयोग दोनों प्रकार से किया जाता हो, दोनों प्रकार से, यानी हम चाहें तो विभक्ति लगा सकते हैं और चाहें तो बिना विभक्ति के काम लगा कर सकते हैं। तो ये जैसे अनुसार है, ठीक है, तो हम ऐसे भी लिखते हैं रामानुसार, इसमें के नहीं आया ना, लेकिन हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोनों हो रहे हैं। अनुसार, रामानुसार, राम के अनुसार अर्थ यही निकलता है, और राम के अनुसार इसको जब सामासिक बना देते हैं, छोटा कर देते हैं, तो विभक्ति हट जाती है, अर्थ दोनों का बराबर है, दोनों तरह से हम इसको लिख सकते हैं। गुण रहित, गुण के रहित, वह है, या यह कह सकते हैं यह गुण रहित है। गुण रहित है, कोई वस्तु है उसके बारे में बताते हैं ये गुण रहित है, तो हम ये है गुण के रहित है, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से प्रयोग होता है। पत्र द्वारा, उसने मुझे पत्र द्वारा सूचना दी, ऐसे भी लिख सकते हैं। साथ में ये के विभक्ति लगा करके भी लिख सकते हैं, उसने मुझे पत्र के द्वारा सूचना दी, तो इसमें के विभक्ति है और यहाँ देखो नहीं है, तो विभक्ति का प्रयोग कर भी सकते हैं ऐसे संबंध बोधक अव्यय शब्द, और नहीं भी कर सकते, यदि चाहें तो कर लें, नहीं चाहें तो कोई ज़रूरी नहीं होती। तो ये शब्द क्या कहलाएंगे? उभय विभक्ति संबंध बोधक, यानी कि जिसमें विभक्ति हो चाहे ना हो, लेकिन संबंध का बोध अवश्य करवाते हैं। ये तीन भेद हो गए मित्रों। प्रयोग के आधार पर कितने भेद होते हैं? तो हमारा उत्तर होगा ये तीन भेद होते हैं। श विभक्ति जिसमें विभक्ति अनिवार्यता लगी हुई होती है, निर्विभक्ति जिसमें विभक्ति नहीं होती है, और तीसरा है उभय विभक्ति जिसमें विभक्ति चाहें तो हम लगा सकते हैं, चाहें तो नहीं लगा सकते हैं। तो इनको बोलते हैं अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के भेद या संबंध बोधक अविकारी शब्दों के भेद। अब रूप के आधार पर ये थोड़ा सा है, रूप के आधार पर, रूप कह सकते हैं हम इसको, और दूसरा हम कह सकते हैं इसकी जो व्युत्पत्ति के आधार पर, कुछ भी कह सकते हैं। तो ऐसे भी आ सकता है व्युत्पत्ति के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के कितने भेद होते हैं, या फिर रूप के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के कितने भेद होते हैं, ये प्रश्न मित्रों आया करते हैं। तो इसके हम बताएंगे मूल और यौगिक। ये भी बहुत बार बता चुका हूँ मैं। मूल का मतलब होता है जिसमें ऐसे संबंध बोधक शब्द या अविकारी शब्द जिसमें कोई उपसर्ग प्रत्यय कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ होता, मूल रूप में आते हैं। और यौगिक का मतलब है जिसमें
योग उपसर्ग प्रत्यय या कोई संज्ञा सर्वनाम कुछ न कुछ जुड़े रहते हैं। तो यहाँ देखिएगा, जो शब्द अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते, अपने मूल रूप में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें मूल संबंधबोधक अव्यय कहते हैं। जैसे बिना, बिना शब्द है, इसमें कोई उपसर्ग प्रत्यय कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है। समेत में कोई उपसर्ग प्रत्यय नहीं जुड़ा हुआ है। तक में कोई शब्द उपसर्ग प्रत्यय कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है। ये ऐसे ही काम में आते हैं। तो इस तरह से बिना इस अव्यय में न प्रत्यय है, न उपसर्ग है, अर्थात मूल स्वरूप में जहाँ काम में आते हैं, तो ये ऐसे संबंधबोधक अव्यय शब्द जो संबंध का बोध तो करवाते हैं, लेकिन उनके साथ कोई उपसर्ग प्रत्यय कुछ भी नहीं जुड़े होते। मूल रूप में जो शब्द काम आते हैं उनको कहते हैं हम मूल संबंधबोधक अव्यय। और यौगिक का मतलब सीधा सा होता है योग, योग का मतलब होता है जोड़, यानी कि ऐसे शब्द जिसमें उपसर्ग प्रत्यय कुछ न कुछ जोड़ करके आते हैं। जैसे अत्यंत शब्द आ गया, पर्यंत आ गया, तो इनका संधि विच्छेद करते हैं तो क्या बनता है, अति अंत और पर्यंत। अंत शब्द है, इसमें परि और अति क्या जुड़े हुए हैं, उपसर्ग जुड़े हुए हैं, तो ये योग हो रखा है इसमें। बिना का संधि विच्छेद नहीं होगा क्योंकि इसमें कुछ जुड़ा हुआ ही नहीं है। और जबकि पर्यंत, अत्यंत, इन शब्दों में क्या है, योग हो रखा है, इसलिए इनका संधि विच्छेद हो गया, परि उपसर्ग हटा दिया हमने। तो इन दोनों शब्दों में उपसर्ग जुड़ा हुआ है, अर्थात उपसर्ग के योग से ये शब्द बने, अतः क्या कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। तो मित्रों, संबंधबोधक अव्यय क्या होता है, संबंधबोधक अव्यय के भेद कितने होते हैं, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, व्युत्पत्ति या रूप के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर प्रयोग, विभक्ति, शैविभक्ति, निर्विभक्ति और उभय विभक्ति, 3 भेद हो गए प्रयोग के आधार पर। और दूसरा है कि रूप के आधार पर या संरचना के आधार पर कितने भेद होते हैं, मूल संबंधबोधक और यौगिक संबंधबोधक। ये चैप्टर इतना ही है। इसके बाद हम अगली क्लास में पढ़ते हैं समुच्चय बोधक। ये जो अभिकारी शब्द हैं, क्रिया विशेषण, संबंधबोधक, समुच्चय बोधक, ये 3 भेद हैं। ये थोड़े से पेचीदा हैं समझने में, इसलिए इनको थोड़ा सा 1-2 बार रिमाइंड करते रहें आप, तो इसको अच्छे से समझ पाएंगे। एक बार क्लास में पढ़ लेना, उससे कभी कोई नहीं समझ पाया। इसको कई बार पढ़ लेना और साथ में अभ्यास जरूर करना। जब तक हम अभ्यास नहीं कर लेते तब तक अच्छे से हम तैयार नहीं कर पाते। तो मित्रों, आज की क्लास यहीं तक। धन्यवाद।